मात्र कुछ ही घंटे के बाद आपका बोर्ड एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा इकोनॉमिक्स एंड अर्थशास्त्र का। और इस वीडियो के अंतर्गत जितने सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, ये सभी क्वेश्चंस आपका टॉप लेवल का क्वेश्चन है, बार बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में, इसलिए सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है और अपने दोस्तों में प्लीज एक बार जम करके शेयर कर देंगे, क्योंकि टाइम जो है काफी लिमिट में है, काफी कम टाइम बचा हुआ है। और सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर सभी क्वेश्चन को कमेंट करते हुए चलना है और आपको कवर कराया गया, यहाँ आपको क्या हो रहा है, प्रैक्टिस हो रहा है। ठीक है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भुगतान संतुलन में असमानता का कारण जो है क्या होता है? प्राकृतिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण। बिल्कुल तीनों कारण होता है, तीनों कारण होता है भुगतान संतुलन में असमानता का। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। सेकंड नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि व्यापार संतुलन का अर्थ होता है क्या होता है? तो वस्तुओं के निर्यात और आयात, यानी वस्तुओं के निर्यात आयात में व्यापार संतुलन का अर्थ होता है कितना वस्तु का आयात और निर्यात होता है, उसी में जो बैलेंस होती है उसको क्या बोलते हैं? ट्रेड बैलेंस, यानी व्यापार संतुलन बोलते हैं। ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए पूछा गया, काफी सिंपल है कि व्यापार क्षेत्र में कौन सी मदें शामिल होती है? व्यापार क्षेत्र में क्या क्या शामिल होती है? अदृश्य मद, पूंजी अंतरण, दृश्य मद, तीनों यानी तीनों के तीनों जो मद है, तीनों के तीनों जो आइटम्स है वो शामिल होते हैं व्यापार क्षेत्र में। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर पूछा गया, काफी सिंपल है। पूछा गया है कि ऐसे व्यय जो सरकार के लिए किसी परिसंपत्ति का सृजन नहीं करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? ठीक है, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है फोर्थ नंबर क्वेश्चन का, राजस्व व्यय क्या कहलाते हैं? राजस्व व्यय 2018 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से कौन राजकोषीय घाटे से होने वाला खतरा है? तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएंगे सफेदीकारी दबाव, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए पूछा गया, काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है कि आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के प्रमुख कारण है, कौन से कारण है? तो यहाँ जो कारण हो जाएंगे आपका असीमित आवश्यकता, दुर्लभ साधन, चुनाव की समस्या, बिल्कुल इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, काफी सिंपल और आसान है। पूछा गया है कि उत्पादन संभावना वक्र की निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं होती है? प्रमुख विशेषता। ठीक है, तो प्रमुख विशेषता तो आपको दिया गया है, उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है, बिल्कुल सही है। उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नत होता है, बिल्कुल सही है। प्रमुख विशेषता दोनों है, ऑप्शन आपका दोनों सही, राइट आंसर हो जाएंगे सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे सेवेंथ नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया, काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है कि उत्पादन संभावना वक्र का जो ढाल होता है, जो स्लोप होता है, ये क्या होता है? ये होता है ऋणात्मक होता है, नेगेटिव या फिर धनात्मक यानी पॉजिटिव, या फिर ऊपर से बाएं। ये जो होता है ना, ये होता है आपका ऋणात्मक, नेगेटिव होता है। 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। अब देखिए पूछा गया कि किसने कहा अर्थशास्त्र अभी वास्तविक विज्ञान है? अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान। ये बात जो कहे थे, ये बात कौन कहे थे? मार्शल साहब ने। 2018 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, मार्शल साहब ने ये बात कहे थे। ऑप्शन का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निम्न में से कौन सा है? एमएसपी, यानी मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस। एमएसपी के बारे में आप सुने होंगे। ठीक है, तो 10th का जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा वो जाएगा कीमत निम्नतम सीमा और कीमत उच्चतम सीमा। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे 10th नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिए पूछा गया कि मौद्रिक लागत बराबर, तो मौद्रिक लागत बराबर क्या होता है कि स्पष्ट लागत, अस्पष्ट लागत, सामान्य लाभ। ये तीनों के जो एडिशन होती है, तीनों को अगर आप जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा क्या? मौद्रिक लागत। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 11th नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, काफी सिंपल और आसान है कि किस बाजार में मांग की लोच इकाई से अधिक होती है? ठीक है, मांग की लोच इकाई से अधिक होती है, यूनिट से अधिक होती है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। किसमें? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में ऐसा होता है। और पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेता और विक्रेता को सभी चीज मालूम होता है, कहाँ कितना वस्तु बेची जा रही है, कितने मात्रा में, कितने दाम में बेची जा रही है, यानी बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न अर्थशास्त्री में से कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है? 2018 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, अगर आप लोग इसको ये पीडीएफ को चाहते हैं, ये नोट्स को चाहते हैं, तो प्लीज आप लोग इसमें गूगल में जाके तनु क्लासेस सर्च करेंगे, वेबसाइट में आपको दे दिया गया है, वेबसाइट में आपको आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, गूगल में जाके तनु क्लासेस सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। निम्न अर्थशास्त्री में कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है? तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपका जे विकिंस, जॉन मेनार्ड डिकिंस। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए पूछा गया कि इच्छा की तीव्रता का फलन होता है, निम्न में से कौन है? ठीक है, इच्छा की तीव्रता का फलन होती है, निम्न में से कौन है? तो 14 का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका उपयोगिता। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, उपयोगिता एक धारणा है। उपयोगिता क्या है? एक धारणा है। तो ये जो धारणा है कैसी धारणा है? मनोवैज्ञानिक धारणा। क्या है? मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल धारणा है ये। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 15 नंबर क्वेश्चन का। क्या जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए पूछा गया है कि उपयोगिता की प्रमुख विशेषता क्या होती है? उपयोगिता की जो यूटिलिटी की जो प्रमुख विशेषता होती है, सापेक्षिक, व्यक्तिपरक, अनुमानित संतुष्टि। बिल्कुल ये तीनों के तीनों जो होती है उपयोगिता की प्रमुख विशेषता होती है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 16 नंबर क्वेश्चन का। देखिए पूछा गया, काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है कि एक वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता के योग को क्या कहते हैं? इसको जो कहा
कहा जाता है, इसको कहते हैं कुल उपयोगिता। क्या बोलते हैं इसको? कुल उपयोगिता यानी टोटल यूटिलिटी, टीयू बोलते हैं। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए पूछा गया कि किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता को कहते हैं, क्या बोलते हैं? 2018 और 2017 में इसका पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो यहाँ जो हो जाएंगे राइट आंसर हो जाएंगे उपयोगिता। क्या हो जाते हैं? उपयोगिता बोलते हैं इसको, ठीक है। किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता को उपयोगिता बोलते हैं। अब देखिए पूछा गया है कि उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है, ठीक है। उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है, 2016 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो ये जो फलन होते हैं उत्पत्ति के साधनों का, किसका? उत्पत्ति के साधनों का। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने दोस्त में जम करके शेयर कर देंगे, ठीक है। अगर फिर कुछ घंटे के बाद आप शेयर करेंगे, कुछ समय बाद, तो फिर ये आपका शेयर करना अच्छा नहीं होगा, एक तरह से उनका फायदा नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि वो भी एग्जाम हॉल में बैठ जाएंगे। देखिए टाइम काफी लिमिटेड में है। क्वेश्चन पूछा गया कि उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने का मुख्य कारण कौन सा? 2011 में पूछा जा चुका है। तो ये जो कारण हो जाएंगे ये साधनों की सीमितता और साधनों की अपूर्ण स्थानापन्न होना। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि दीर्घकाल में पूर्ति की जो लोच होती है वो अधिक लोचदार होती है। क्या होती है? अधिक लोचदार, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर होंगे 21 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है कि दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध निम्न में किससे है? तो ये जो संबंध होते हैं ये किससे संबंध होते हैं? बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर होगा पैमाने के प्रतिफल नियम द्वारा, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 22 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि अल्पकालीन उत्पादन की दिशा में एक विकासशील उत्पादक किस अवस्था तक उत्पादन करना पसंद करेगा? तो ये जो अवस्था हो जाएंगे ये हो जाएंगे द्वितीयक अवस्था। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 23 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिए पूछा गया कि अल्पकाल पूर्ति वक्र होता है, तो अल्पकाल का जो पूर्ति वक्र होता है कम लोचदार होता है। क्या होता है? कम लोचदार। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 24 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिए पूछा गया कि दीर्घकाल पूर्ति वक्र होता है, तो दीर्घकाल का जो पूर्ति वक्र होता है ये होता है अत्यधिक लोचदार। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। दीर्घकाल अत्यधिक लोचदार है ना। अब देखिए पूछा गया कि किस बाजार में फर्म का स्वतंत्र प्रवेश तथा बहिर्गमन होता है? 2018 में पूछा जा चुका है। तो यहाँ जो करेक्ट हो जाएंगे 26 का। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में ऐसा होता है, ठीक है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कोई भी फर्म आ सकता है, कोई भी फर्म जा सकता है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 26 नंबर क्वेश्चन का। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की क्या विशेषता होती है कि इसमें क्रेता और विक्रेता को पूरा बाजार का ज्ञान होता है, ठीक है। एकाधिकारी बाजार किसे दर्शाता है? एकाधिकारी बाजार किसे दर्शाता है? मतलब एक का अधिकार, ठीक है। तो यहाँ जो करेक्ट होंगे बाजार प्रवृत्ति को, एकाधिकारी बाजार जो है ये एकाधिकारी बाजार जो दर्शाता है वो बाजार की प्रवृत्ति को दर्शाता है, बाजार प्रवृत्ति को। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट सुनेंगे 27 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिए पूछा गया कि किस बाजार में वस्तु विभेद किया जाता है? तो वस्तु में विभेद यानी डिफरेंस की जाती है, तो ये की जाती है एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार में। किसमें? एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार में। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर होगा 28 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिए काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है, जीएनपी आप कैसे निकालेंगे? जीडीपी में एट मार्केट प्राइस में, जीडीपी में एट मार्केट प्राइस जो है जीडीपी मार्केट के प्राइस पर उसमें घसावट को हटा देंगे तो आपका जीएनपी निकल जाएगा। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट होंगे 20 यहाँ जो हो जाएगा जीएनपी निकालना है ना, जीएनपी एट मार्केट प्राइस, तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस कर देंगे विदेशों से शुद्ध साधन आए, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट होंगे 29 नंबर क्वेश्चन का। देखिए पूछा गया कि सत्य है, मतलब क्या सत्य है? गलत, ये 3 गलत है और 1 सत्य है, चूज करके निकालिए 30 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ जो सत्य दिया गया एनएनपी बराबर जीएनपी घटा गिरावट, ये बात तो है बिल्कुल सही है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट सुनेंगे, सी वाला जो फॉर्मूला है राइट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है, विदेशों से शुद्ध साधन आय हो सकती है? तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए पूछा गया कि 1 वर्ष की अवधि में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय घटा घिसावट या पूंजी उपभोग है। यहाँ डायरेक्ट देखिए आपको फॉर्मूला ही दे दिया गया है ना, तो फॉर्मूला यहाँ जो करेक्ट होंगे एनएनपी एट मार्केट प्राइस का, ये आपका परिभाषा दिया गया है, फॉर्मूला दिया गया आपका। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होंगे 32 नंबर क्वेश्चन का। देखिए पूछा गया कि रोजगार सिद्धांत का संबंध है, 2012 में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका क्वेश्चन है, काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है। 33 का जो बिल्कुल करेक्ट होंगे वो व्यष्टि अर्थशास्त्र है। रोजगार सिद्धांत का जो संबंध होता है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र से होता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट होंगे 33 नंबर क्वेश्चन का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि स्फीति अंतराल को ठीक करने के लिए प्रमुख मौद्रिक उपाय कौन से हैं? तो यहाँ जो उपाय हो जाएंगे ये हो जाएंगे इनमें से सभी तीनों के तीनों, ऑल ऑफ दिस आपका राइट आंसर हो जाएगा 34 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए पूछा गया कि अर्थव्यवस्था में आर्थिक अस्थिरता व्यक्त करती है। अर्थव्यवस्था में आर्थिक अस्थिरता यानी आर्थिक हलचल जो होती है ये किस चीज को इंडिकेट करती है? न्यूनतम मांग और अतिरिक्त मांग दोनों को। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 35 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिए पूछा गया काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है? आयकर, उपहार कर, संपत्ति कर। बिल्कुल तीनों के तीनों जो कर है वो डायरेक्ट
इनडायरेक्ट टैक्स है, इनकम यानी प्रत्यक्ष कर है, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 36 नंबर क्वेश्चन का। 37 में पूछा गया कि निम्नलिखित में अप्रत्यक्ष कर कौन है। 2015 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बिक्री कर जो है वो क्या है, अप्रत्यक्ष कर है, उत्पादन कर, मनोरंजन कर, बिल्कुल तीनों के तीनों जो कर है वो क्या है, अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 37 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन सिंपल और आसान है। पूछा गया कि न्यून मांग को ठीक करने के अन्य उपायों में निम्न में कौन है। ठीक है, अन्य उपाय, न्यून मांग को आपको ठीक करना है, इसको सही वे में लाना है। ठीक है, तो तीनों उपाय के द्वारा क्या किया जा सकता है कि न्यून मांग को ठीक किया जा सकता है, उसको एक तरह से एडजस्ट किया जा सकता है। ठीक है, ये तीनों मेथड, आय भट्टा निर्यात नीति, उसके बाद समर्थन मूल्य नीति, उसके बाद मजदूरी नीति, ऑल ऑफ दिस आपका राइट आंसर हो जाएंगे। इनमें से सभी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए पूछा गया कि मुद्रा के कार्य में सम्मिलित है, तो मुद्रा के जो कार्य होते हैं वो क्या होते हैं, तो वो जो कार्य होते हैं मूल्य निर्धारण करना, बिल्कुल ये मुद्रा का कार्य है, विनिमय का माध्यम प्रस्तुत करना, बिल्कुल ये इनमें मूल्य संचित करना, बिल्कुल यानी तीनों के तीनों जो फंक्शन है वो मुद्रा का फंक्शन है, मनी का फंक्शन है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 39 नंबर क्वेश्चन का। पूछा गया है कि मुद्रा के प्रमुख कार्य हैं, तो 2012 और 17 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो मुद्रा के जो प्रमुख कार्य होते हैं वो क्या होते हैं, विनिमय का माध्यम, बिल्कुल ये भी प्रमुख कार्य है, मूल्य का संचय, बिल्कुल, उसके बाद मूल्य का मापन, यहाँ तीनों के तीनों जो कार्य है वो मुद्रा के प्रमुख कार्य है, यानी मेन फंक्शन ऑफ मनी, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 40 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिए आपको पूछा गया काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है कि साख नियंत्रण के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो साख नियंत्रण का जो मेन एम होता है वो होता है कीमत स्थिरता स्थापित करना, बिल्कुल ये भी प्रमुख उद्देश्य है, विदेशी विनिमय दर में स्थिरता लाना, उत्पादन एवं रोजगार वृद्धि के उपाय करना, बिल्कुल आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे 41 नंबर क्वेश्चन का। पूछा गया है काफी सिंपल है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, मतलब 3 कथन गलत है और 1 कथन सही है, वो आपको चूज करके निकालना है। तो यहाँ जो गलत है सही हो जाएंगे। बैंक दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक देश के व्यापारिक बैंकों को ऋण देने को तैयार होता है, बिल्कुल ये भी बात सही है। बैंक दर एवं ब्याज दर दोनों में अंतर होता है, बिल्कुल सही होता है, बैंक दर और ब्याज दर में डिफरेंस होता है। बैंक दर केंद्रीय बैंक की पुनः कटौती दर है, बिल्कुल ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा 42 नंबर क्वेश्चन का। पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा साख नियंत्रण के परिमाणात्मक उपाय नहीं है, तो यहाँ जो करेक्ट हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपका नैतिक दबाव। नैतिक दबाव किसी पर आप मोरल प्रेशर नहीं डाल सकते हैं, मोरल आपका नैतिक दबाव नहीं डाल सकते हैं, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। पूंजी प्राप्तियों के प्रमुख घटक कौन से हैं, ठीक है, तो पूंजी प्राप्ति के जो प्रमुख घटक हैं, ऋणों की वसूली, ऋण एवं उधार, सार्वजनिक उद्यमों के अंश पत्रों का विनिवेश, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 44 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पूर्ति के विस्तार का अर्थ क्या होता है, पूर्ति के विस्तार का मतलब होता है वो क्या होता है कि कीमत, उसी कीमत पर अधिक पूर्ति अथवा कम कीमत पर उतनी ही पूर्ति, उसके बाद वस्तु की ऊंचाई कीमत पर उनकी अधिक पूर्ति, ठीक है, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, वस्तु की ऊंची कीमत पर उसकी अधिक पूर्ति, दोनों को इंडिकेट करता है पूर्ति का विस्तार यानी सप्लाई का विस्तार, ठीक है, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 45 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है, कुछ ही घंटे बचे हुए, फिर मैं बोल रहा हूँ प्लीज अपने दोस्तों में जम करके शेयर कर देंगे। वीडियो को अभी तक बहुत सारे लोग लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि पूर्ति वक्र का संचलन है, तो पूर्ति वक्र का जो संचलन होता है वो होता है कीमत परिवर्तन के कारण, क्या होता है कीमत परिवर्तन के कारण, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट सुनेंगे 46 नंबर क्वेश्चन का। पूछा गया है कि किस बाजार में वस्तु की कीमत उत्पादन के सभी स्तर पर सदैव स्थिर होती है, तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पूर्ण प्रतियोगिता, किसमें पूर्ण प्रतियोगिता, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए पूछा गया कि दीर्घकाल में मांग एवं पूर्ति शक्तियों द्वारा निर्धारित कीमत, ठीक है, दीर्घकाल में यानी ज्यादा समय में, तो ये जो होता है संतुलित कीमत होता है, क्या होता है संतुलन कीमत, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है कि विकासात्मक व्यय के अंतर्गत निम्न में से कौन आते हैं, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण, बिल्कुल तीनों के तीनों टर्म आते हैं विकासात्मक व्यय के अंतर्गत, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल। देखिए शिक्षा में अगर विनिवेश करेगा, खर्च करेगा तो वो विकास हो रहा है ना, तो विकासात्मक व्यय कहलाएंगे। स्वास्थ्य में खर्च करेंगे तो वो भी विकास हो रहा है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा विकासात्मक व्यय हो जाएगा, यानी विकास के कार्यों में व्यय विकासात्मक व्यय, विकास के कार्य पर जितना खर्च होता है उसको कहते हैं विकासात्मक व्यय, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल यहाँ राइट आंसर हो जाएंगे। सामाजिक कल्याण मतलब लोगों के कल्याण में वृद्धि, लोगों की भलाई में वृद्धि। अब देखिए गैर विकासात्मक व्यय के अंतर्गत निम्न में से कौन से आते हैं, पुलिस, कानून तथा व्यवस्था, उसके बाद वृद्धावस्था पेंशन, इनमें से सभी बिल्कुल तीनों के तीनों जो है ये गैर विकासात्मक। देखिए पुलिस को जो इनकम देता है, जो पैसा देता है, उससे लोगों को भलाई हो रही है, नहीं हो रही है। कानून व्यवस्था, कानून तथा व्यवस्था, इससे कोई लोगों की भलाई हो रही है, कोर्ट होता है, जज होता है, उसको भी पैसा दिया जाता है, यहाँ भी लोगों की भलाई नहीं हो रही है, कोई चीज का निर्माण नहीं हो रहा, ठीक है। इनमें से सभी वृद्धा पेंशन ये भी हो जाएंगे आपका गैर विकासात्मक व्यय, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 50 नंबर क्वेश्चन का। तो इस वीडियो के अंतर्गत जितने सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने कवर किए, ये सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट है, इग्नोर नहीं करेंगे, सभी क्वेश्चंस को याद रखने का प्रयास करना है और प्लीज अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे। फिर मैं बोल रहा हूं, और वीडियो को जो अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों में जम करके शेयर कर देंगे। कुछ ही घंटे बचे हुए हैं, बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, अच्छी तरह से आप प्रिपेयर करके आए हैं, पेशेंस से रखना है, सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।